हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान और आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो क्या हाल है भाई, हम अपना लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे भैया। उससे पहले अपन अपनी परंपरा को निभाएंगे भाई। हम लेक्चर नंबर 14 में क्या क्या पढ़ कर आए हैं। हम लेक्चर नंबर 14 में मोलर ऊष्माधारिता ऊष्माधारिता की इकाई देख कर आए थे, ठीक सर। जो कि मोलर ऊष्माधारिता की होती थी जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, या उसको आप कैलोरी केल्विन इनवर्स या मोल इनवर्स भी लिख सकते थे। और ऊष्माधारिता की होती थी जूल केल्विन इनवर्स या कैलोरी केल्विन इनवर्स, ये हम पढ़कर आए। उसके बाद हमने देखा एंथैल्पी परिवर्तन ज्ञात करने का सूत्र। तो आप जानते थे, आप एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी को आप एच से प्रदर्शित करते थे और परिवर्तन आते आप उसके आगे झोंपड़ी लगा देते थे। तो क्या होता था बताइए भाई, एंथैल्पी परिवर्तन पहले किस में, प्रोडक्ट में, माइनस एंथैल्पी परिवर्तन ऑफ रिएक्टेंट में। ये हमने क्या पढ़ा था सर, एंथैल्पी परिवर्तन का फॉर्मूला आप लोग पढ़कर आ गए थे, ठीक सर। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता का C बराबर Q अपॉन डेल्टा टी, यही फॉर्मूला देखा था आपने। स्थिर आयतन आते ही हमने क्या कर दिया था, Q के नीचे V लगा दिया था, ठीक है, और C के आगे V लगा दिया था, छोटा था, तो स्थिर आयतन हो गया था। और आप जानते थे Q का फॉर्मूला आप पढ़कर आए थे भाई। Q क्या था, क्या थी Q, ऊष्मा थी। ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता था, डेल्टा ई। तो इस क्यू वी की जगह डेल्टा ई पुट करते आपके पास सी वी इक्वल्स टू डेल्टा ई बाई डेल्टा टी आ जाता था, जो कि आपकी स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता होती थी। फिर हमने देखा स्थिर दाब पर, तो हम यहाँ पर P लगा देते थे, हम यहाँ पर भी P लगा देते थे। फिर उसके बाद क्या होता था सर, क्यू पी, क्या सर, क्यू पी का मान क्या होता था, डेल्टा एच होता था, जो कि डेल्टा एच वापस से यहाँ पुट करके आप सी पी की वैल्यू निकाल लिया करते थे, ठीक सर। उसके बाद हमने बस अपने पिछले लेक्चर में इतना ही पढ़ा था। और अब हम चलेंगे अपने लेक्चर नंबर 15 की तरफ। तो देखिए भाई, लेक्चर नंबर 15, सबसे पहले छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखोगे। पहला तो होता है अपना ऊर्ध्वपातन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन सब्लिमेशन, ठीक सर। ये बस आपको क्यों लिखवा रहा हूँ अभी आपको आगे पता लग जाएगा, ठीक सर। ऊर्ध्वपातन होता है, उसको आप इंग्लिश में सब्लिमेशन बोलते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आप देखते हो संक्रमण, इसका होता है भाई ट्रांजिशन, ठीक सर। ट्रांजिशन होता है संक्रमण का मतलब। और तीसरा आता है आपका गलन, लिख लो एक, एक होता है गलन जिसको बोलते हो आप फ्यूजन, FUSION, फ्यूजन बोलते हैं। चौथा आता है आपका वेपोराइजेशन, ठीक है सर। वेपर, भाप जो बनती है उसे बोलते हैं अपन, तो इसे अपन बोलते हैं वाष्पन। वाष्पन को क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन, ठीक सर। ये चार बातें हैं, इन चारों की डेफिनेशन अपन ऊष्मागतिकी के रूप में लिखेंगे। तो इसका जो जो इनके सिंबल यूज होते हैं ना, ऊर्ध्वपातन का, संक्रमण का, गलन का और वेपोराइजेशन मतलब वाष्पन का, तो सिंबल इनके इंग्लिश नामों में से लिए जाते हैं, इसलिए मैंने आपको इंग्लिश नाम पहले लिखवा दिया। सिंबल तो इनके फर्स्ट अक्षरों से ले लिए जाते हैं, लेकिन किसी को याद नहीं हो कि फर्स्ट अक्षर में इंग्लिश में क्या दिक्कत आती, क्या नहीं आती, क्या रहता है, तो इस वजह से मैंने आपको इंग्लिश नाम पहले ही लिखवा दिए, ठीक सर। तो पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे सर, पहला क्वेश्चन लिखिए, प्रावस्था संक्रमण ऊष्मा को परिभाषित कीजिए, परिभाषित कीजिए। किसको करना है, प्रावस्था संक्रमण को, ठीक सर। तो आंसर में लिखेंगे एक मोल निकाय या द्रव्य को एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था
प्रावस्था में परिवर्तित करने के लिए क्या बोला भाई, एक मोल निकाय, मतलब आप जो पदार्थ लोगे वो कितना होगा, उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, एक मोल होगी। एक मोल निकाय या द्रव्य को एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में परिवर्तित करने के लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे ही प्रावस्था संक्रमण ऊष्मा कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन थी। आपने एक मोल क्या लिया, कुछ निकाय लिया, उसको आपने उसकी एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में, एक मोल निकाय पदार्थ लिया, उसको आपने एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में परिवर्तित किया, तो जो एंथैल्पी परिवर्तन हुआ, जो भी एंथैल्पी परिवर्तन हुआ, उसी एंथैल्पी, उसी ऊष्मा को प्रावस्था संक्रमण ऊष्मा कहा जाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल लिखे तो इसमें कार्बन हीरा को आपने, जैसे हीरा किससे बनता है, कार्बन से बनता है भाई, आप अच्छी तरह जानते हो। कार्बन हीरा एक प्रावस्था है, आप इसको दूसरी प्रावस्था में चेंज करना चाहते हो, तो हीरे का ही एक अपर रूप होता है भाई ग्रेफाइट। आपने कार्बन हीरे को कार्बन ग्रेफाइट, मतलब कार्बन को दूसरी प्रावस्था में, एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में चेंज कर दिया। इसमें जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा, इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए जो भी एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसे प्रावस्था संक्रमण ऊष्मा कहते हैं। अब वो ऊष्मा कैसे बताओगे सर, कितनी ऊष्मा परिवर्तन हुआ, बेटा बताएंगे ना। ये एंथैल्पी में परिवर्तन किसका पढ़ रहे हो आप, संक्रमण का, ये पढ़ो ना, संक्रमण वाली टर्म पढ़ी अपन ने। इसे इंग्लिश में क्या बोलते थे आप, ट्रांजिशन, ये बोलते थे सर, ट्रांजिशन। अब आप इसको संक्रमण को डेल्टा एच में कैसे इंडिकेट करोगे, तो हम इसके नीचे छोटा सा लिख देंगे टी। इसलिए मैंने आपको इंग्लिश में नाम लिखवाया था कि आप एंथैल्पी परिवर्तन सब डेफिनेशन में लिखोगे, लेकिन यहाँ पर स्मॉल टी लगती है, पता लग जाएगा कि ये एंथैल्पी में परिवर्तन किसकी है, ट्रांजिशन, मतलब संक्रमण प्रावस्था की। इसके अंदर जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है 1.9 किलो जूल। ठीक सर, ये फिक्स अमाउंट ऑफ वैल्यू है, ये किसी ने, ये अपन ने ज्ञात नहीं करी है, फिक्स अमाउंट पहले से ही फिक्स है। ठीक है सर, इसको आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। तो पहली होती है अपनी प्रावस्था संक्रमण। सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, गलन की ऊष्मा को भी परिभाषित कीजिए, को भी परिभाषित कीजिए। ठीक सर, आंसर लिखेंगे, एक मोल निकाय या द्रव्य को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है, उसे गलन की
ऊष्मा कहते हैं। देखो सर, ये हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन। ठीक सर, क्या था अपना सेकंड क्वेश्चन? गलन की ऊष्मा को परिभाषित करना है। अब आप जानते हो गलन जो शब्द है ना, ये 8वीं क्लास में आ जाता है। गलन की डेफिनेशन तो आप जानते हो, किसी पदार्थ का गलना। गलेगा कौन? ठोस। देखो आप जानते हो, जो सॉलिड होता है लिक्विड में चेंज होगा, ठीक सर, फिर लिक्विड से गैस में चेंज होता है। ठीक, ये सॉलिड जब द्रव अवस्था में, ये सॉलिड मतलब ठोस, जब लिक्विड द्रव अवस्था में चेंज होता है तो इसे गलन कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? गलन। ठीक है सर, आइसक्रीम लाते हो ठोस अवस्था में होती है, जैसे ही थोड़ा टेम्परेचर उसका बढ़ता है वैसे ही क्या हो जाए, पिघल जाती है, गल जाती है वो। ठीक, तो हम उसको ठोस थी, फिर बाद में वो पानी हो गई तो द्रव अवस्था में चेंज हो जाती है। तो इसी प्रकार से गलन तो आप जानते हो पूरी डेफिनेशन हुए, लेकिन यहाँ पर ऊष्मा भी रिलेटेड है। तो ऊष्मा गतिकी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ने क्या देखा, यहाँ पर एक पद का नई बात हुई भाई, मात्र कौन सा था वो? एक मोल निकाय या द्रव्य को। सिंपल बात, ऊष्मा गतिकी में एक टर्म यूज हो गई। कैसे दोगे डेफिनेशन? एक मोल निकाय यूज हो रहा है हर डेफिनेशन में। एक मोल निकाय या द्रव्य को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे गलन की ऊष्मा कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए सर। एग्जाम्पल देखें अपन, सिंपल सा एग्जाम्पल होता है इसका। ठोस किस में चेंज होगा सर? आपका द्रव अवस्था में आपके पास ठोस चेंज हो जाएगा, तो ये आपकी गलन का पूरा प्रोसेस कहलाता है। देखें अपन तो ठोस से अपन बर्फ ले लें। बर्फ किससे? जल से बनता है, H2O। H2O किस में होगा? यहाँ जल की ठोस फॉर्म क्या कहलाती है? सिंपल सी बात है, बर्फ कहलाती है। तो H2O जल जब सॉलिड में होता है तो बर्फ, और जब H2O को आप लिक्विड स्टेट में ले आओगे तो जल बन जाता है, द्रव बन जाता है। ठीक सर, H2O सॉलिड मतलब बर्फ को जब आप लिक्विड में चेंज कर दोगे तो ये पूरा प्रोसेस गलन कहलाता है। सर इसकी ऊष्मा परिवर्तन कितनी होती है? तो लिख लो भाई, एंथैल्पी में परिवर्तन किसका है? गलन। गलन को क्या बोलते थे आप? फ्यूजन बोलते थे। तो स्मॉल f लिख दिया, बराबर कितना होता है? 6.02 किलो जूल। ठीक है सर, ये आपको वैल्यूज इनकी याद रखना पड़ेगा सर। ठीक है, डायरेक्ट भी पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, मतलब 2 डेफिनेशन अपन ने कर ली भाई। तीसरा क्वेश्चन लिखिए, वाष्पन की ऊष्मा, वाष्पन की ऊष्मा को भी परिभाषित कीजिए। वाष्पन की ऊष्मा, अब वाष्पन से आपको पता लग जाना है क्या होगा। आप द्रव को टेम्परेचर हाई करोगे, उसमें से भाप निकलने लग जाएगी, मतलब पानी को उबालने वाला प्रोसेस वाष्पन कहलाता है। तो आंसर किस तरीके से देंगे? वही आपका ऊष्मा गतिकीय फॉर्म में तो एक मोल निकाय यूज होगा। लिखिए भाई इसका आंसर, एक मोल या एक मोल निकाय या द्रव्य को, या फिर अपन सिंपल इसको एक लैंग्वेज में और लिख सकते हैं, एक मोल तो लिखा रहने दीजिए। ठीक, निकाय आप ऐसा करो, निकाय द्रव कर लेना डायरेक्ट। ठीक है, एक मोल निकाय को द्रव अवस्था से, पहले वाली लाइन भी ठीक थी लेकिन ये ज़्यादा सुटेबल लगती है भाई। ठीक, क्या? एक मोल निकाय को द्रव अवस्था से, कौन सी अवस्था में लेके जाओगे? गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है, जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे
वाष्पन की ऊष्मा कहते हैं, उसे वाष्पन की ऊष्मा कहते हैं। ठीक सर, सिंपल डेफिनेशन थी। एक मोल निकाय को आप द्रव से आप उसको गैसीय अवस्था में चेंज कर दोगे, उसमें जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा, जो भी ऊष्मा में परिवर्तन होगा, वही आपकी वाष्पन की ऊष्मा कहलाती है। ठीक सर, एग्जाम्पल बोले अपन, पानी को उबाल दो आप, मतलब जल आपके पास लिक्विड अवस्था में है, अभी द्रव अवस्था में है। आपने इसको जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करा, वैसे ही ये जल किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में चल गया, मतलब वाष्प की फॉर्म में चल गया। ठीक सर, हो गया एग्जाम्पल। इसका जो एंथैल्पी परिवर्तन हुआ, डेल्टा एच एंथैल्पी परिवर्तन, वाष्पन को आप क्या बोलते थे सर, वेपोराइजेशन। तो वेपोराइजेशन को स्मॉल वी से इंडिकेट करते हैं। कितनी होती है भाई एंथैल्पी परिवर्तन, 44 किलो जूल होती है। ठीक सर, तीसरी डेफिनेशन भी कंप्लीट हुई हमारी। अब चलते हैं चौथे की तरफ। ऊर्ध्वपातन, हाँ भाई चिल्ला ले, तू भी चिल्ला ले, कोई दिक्कत नहीं है। ऊर्ध्वपातन की ऊष्मा को भी परिभाषित कीजिए। शांत हो गया भाई, ज़्यादा जोश, फिर हो गया चालू, कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्या कर सकते हैं हम आपका। ठीक है सर, ऊर्ध्वपातन की ऊष्मा को भी परिभाषित करना है, लिख लीजिए भाई। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, जब ठोस अवस्था से डायरेक्ट कौन सी अवस्था मिल जाए आपको, गैसियस अवस्था मिल जाए। जब ठोस अवस्था डायरेक्ट बिना द्रव में चेंज हुए आपको डायरेक्ट गैस अवस्था मिल जाए, आप उसको क्या बोलते हो, ऊर्ध्वपातन बोलते हो। तो बस वही बात है, 1 मोल निकाय या द्रव्य को ठोस अवस्था से सीधे ही गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे ऊर्ध्वपातन की ऊष्मा कहते हैं। ठीक सर, 1 मोल निकाय या द्रव्य को आपने ठोस अवस्था से बिना लिक्विड में चेंज करे सीधे ही गैसियस अवस्था में परिवर्तित कर दिया, जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा उस पूरे प्रोसेस के दौरान उसे आप ऊर्ध्वपातन की ऊष्मा कहते हैं। ठीक सर, एग्जाम्पल बोलें तो आपने H2O सॉलिड बर्फ लिया, आपने डायरेक्ट उसको टेम्परेचर, झोंपड़ी का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर, मतलब उसमें इंक्रीज कर दिया आपने, टेम्परेचर को बढ़ा दिया। ठीक सर, गर्म कर दिया, इसका निशान होता है गर्म करना। ठीक सर, गर्म का निशान होता है। आपने H2O को डायरेक्ट किस फॉर्म में ला दिया, गैसियस फॉर्म, इतना टेम्परेचर देती कि डायरेक्ट उबलने लग गया वो। ठीक है, तो इसमें जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा, ठीक है, ऊर्ध्वपातन को आप क्या कहते थे, सब्लिमेशन। तो इसके नीचे अपन लिखेंगे SUB, इससे आप पता लग जाएगा एंथैल्पी में परिवर्तन किसकी, सब्लिमेशन, मतलब ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी में परिवर्तन कितना होता है, 62.4 किलो जूल। ठीक सर, हमने ये चारों डेफिनेशन देख ली। सबसे पहले देखी थी आपने, किसकी देखी थी सर, आपने ऊर्ध्वपातन की देख ली, दूसरी वाष्पन की देख ली, तीसरी गलन की देख ली, चौथी आपने किसकी देख ली, संक्रमण की देख ली। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन अपन ने पूरी कंप्लीट कर ली। ठीक है सर, सब में एक ही लाइन यूज हुई है, 1 मोल निकाय द्रव्य को, फिर तो आप जानते हो ठोस से द्रव में चेंज करा, द्रव से आपने गैस में चेंज करा, फिर ठोस से सीधे आपने
गैसियस में चेंज करा। ठीक है सर, चारों डेफिनेशन हुई कंप्लीट। नए टॉपिक की ओर चलेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे, 5 स्टार का क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है सर, एंथैल्पी परिवर्तन के आधार पर, एंथैल्पी परिवर्तन के आधार पर ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं की पहचान किस प्रकार की जाती है, स्पष्ट कीजिए। क्या है भाई क्वेश्चन? एंथैल्पी परिवर्तन मतलब जो भी ऊष्मा में परिवर्तन होता है उसके आधार पर आप ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया की पहचान किस प्रकार से करते हैं। मैं आपको पहले बता देता हूं, ऊष्माक्षेपी क्या होता है और ऊष्माशोषी क्या होता है, आप अच्छी तरह से पढ़कर आए हो। ऊष्माक्षेपी तो वह जिसमें तंत्र परिवेश, मतलब तंत्र से जो ऊष्मा निकलेगी वो बाहर की तरफ, परिवेश मतलब वातावरण में जाएगी, मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्माशोषी मतलब जो तंत्र होता है वो बाहर परिवेश से ऊष्मा को ग्रहण कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। ठीक सर, ऊष्माक्षेपी मतलब उत्सर्जन ऊष्मा का, ऊष्माशोषी मतलब ऊष्मा का अवशोषण। ठीक सर, अब हम इसका आंसर देंगे, तो आंसर लिखिए भाई, इसका लिखिए सर आंसर। माना ए के N1 मोल तथा बी के N2 मोल आपस में क्रिया करके M1 मोल C तथा M2 मोल कैपिटल D बनाते हैं। इस लाइन को समझिए, एक पदार्थ A है जिसके N1 मोल हैं और एक पदार्थ B है जिसके N2 मोल है। ये आपस में क्रिया कर लेते हैं भाई, और आपको प्रोडक्ट मतलब क्रियाफल के रूप में क्या मिलता है, M1 मोल मिलते हैं C पदार्थ के और M2 मोल मिलते हैं D पदार्थ के। ठीक है सर, तो कैसे लिखेंगे, मान लो ये एक पदार्थ A है और ये दूसरा पदार्थ B है। एक पदार्थ A है और दूसरा पदार्थ B है। ठीक है सर, A के कितने मोल हैं, N1 मोल हैं, B के कितने मोल हैं, N2 मोल हैं। ठीक है सर, A के N1 B के N2 मोल आपस में क्रिया करके दोनों संयोग हो गए भाई, दोनों ने आपस में रिएक्शन कर ली। तो ये आपस में क्रिया करके नए पदार्थ कौन कौन से बनाएंगे, C और D बनाएंगे। ये C प्लस इसने क्या बनाया, D बनाया, तो C के कितने मोल हैं, M1 मोल C बनाते हैं और M2 मोल D बनाते हैं। ये इस पूरी लाइन का मतलब मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। ठीक सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक और लाइन लिखिए, माना HA HB HC व HD क्रमशः A B C D की मोलर एंथैल्पी है। हम जानते हैं कि एंथैल्पी में परिवर्तन का फॉर्मूला क्या होता है,
एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अच्छी तरीके से पढ़ के आए भाई, परफेक्ट क्वेश्चन पढ़ के आए थे 1 नंबर के अंदर। ठीक सर, क्या बोला, यहाँ तक क्लियर था। माना HA, HB, HC व HD, ये जो 4 एंथैल्पी, H का मतलब होता है एंथैल्पी, तो ये A पदार्थ की एंथैल्पी, B पदार्थ की एंथैल्पी, C पदार्थ की एंथैल्पी और D पदार्थ की एंथैल्पी, क्रमशः ABCD की क्या है सर, ये मोलर एंथैल्पी है, वही मैंने जो अभी बोला। और फिर हमने बोला हम जानते हैं कि एंथैल्पी में परिवर्तन का फॉर्मूला क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है सर, अब हम इसके आधार पर जमा दें, मतलब एंथैल्पी ऑफ क्या लिख दें, सबसे पहले रिएक्टेंट लिख दिए। क्रियाकारक की एंथैल्पी क्या होगा, क्रियाकारक क्या होता है, ये राइट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो क्या होते हैं सर, रिएक्टेंट होते हैं, और जो राइट हैंड साइड होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं। इतना तो आप जानते होंगे भाई। ठीक है, तो हमारे पास रिएक्टेंट कौन कौन है यहाँ पर, N1 मोल हैं। ठीक है सर, और A की एंथैल्पी क्या है, A की एंथैल्पी HA है। ठीक सर, पक्की बात यहाँ तक। फिर बीच में प्लस का निशान है, N2 मोल हैं। B की एंथैल्पी क्या है, HB है। ठीक, फिर यहाँ पर आता है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पर क्या है, M1 मोल हैं। C की एंथैल्पी क्या है, HC है, प्लस M2 मोल हैं, और D की एंथैल्पी क्या है, HD है। हमने केवल अभी कुछ नहीं करा, यहाँ से यहाँ तक आप पूरा समझिए भाई अब। ठीक, क्योंकि आज के लेक्चर में तो इस क्वेश्चन को पूरा करना असंभव है, पूरा कराएंगे तो लंबा लेक्चर हो जाएगा, पढ़ने में किसी को सुस्ती आ गई तो काम मेरा खराब हो जाएगा। ठीक है सर, तो देखो भाई क्वेश्चन था एंथैल्पी परिवर्तन के आधार पर ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी को बताना है। तो अपने क्या लिखा, माना A के N1 मोल तथा B के N2 मोल, A के N1 मोल B के N2 मोल आपस में क्रिया करके, क्योंकि क्रियाकारक पदार्थ आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, M1 मोल C के और M2 मोल D के बनाते हैं। ठीक सर, यहाँ तक हमने समझ लिया। उसके बाद हमने देखा मेन पदार्थ कौन कौन से हैं, मेन पदार्थ हैं आपके पास A, B, C और ये D। तो माना HA, HB, HC व HD क्रमशः किस किस की एंथैल्पियाँ हैं, ABCD पदार्थ की ये मोलर एंथैल्पियाँ हैं। तो हम जानते हैं कि एंथैल्पी परिवर्तन का फॉर्मूला होता है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, मतलब जो एंथैल्पी इस प्रोडक्ट की है उसको एंथैल्पी से इससे माइनस करते हैं जब परिवर्तन निकल जाता है। तो हम जानते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट मतलब क्रियाकारक की एंथैल्पी लिखो, N1 मोल ऐसा का ऐसा, A की एंथैल्पी क्या थी, HA अपन ने लिख दी, प्लस ऐसा का ऐसा, N2 मोल, B की मोलर एंथैल्पी क्या थी, HB हमने लिख दी। ऐसे ही हमने क्या लिखा, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, M1 मोल, C की एंथैल्पी HC प्लस M2 मोल, ठीक है सर, D की एंथैल्पी HD। ये हमने यहाँ का परफॉर्मर पूरा तैयार कर लिया। अब इसके बाद इन दोनों बातों के आधार पर हम बताएंगे कि इनमें क्या क्या केस लगेंगे, क्या क्या घटनाएं संभावित होगी, जिस तौर पर आप कह सकते हो कि जब ऊष्माक्षेपी है, कि कब ऊष्माशोषी है, और कब दोनों ही नहीं है, उदासीनीकरण है। उदासीनीकरण मतलब दोनों इक्वल होती हैं, तो जीरो होता है तो उसको अपन उदासीनीकरण ऊष्मा बोलते हैं। तो हमने आज ये देख लिया, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अगले लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को दोबारा से शुरू से समझा के पूरा कंप्लीट करा देंगे भाई, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कुछ प्रॉब्लम आती हो तो कमेंट कर दिया करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके।